साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, झारखंड पुलिस जो वैकेंसी 2024 में आई हुई है उसके लिए जीके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। आज से हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस सेट को। और झारखंड वाले जितने बच्चे हैं जो झारखंड पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं वो इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है झारखंड धाम किस जिले में है? बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग या दुमका? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा गिरिडीह में। गिरिडीह में झारखंड धाम स्थित है। साथियों, और भी जानते हैं झारखंड धाम के बारे में। तो झारखंड धाम गिरिडीह जिले में स्थित है। इसके अलावा झारखंड धाम को झारखंडी धाम भी कहते हैं। तो झारखंड धाम गिरिडीह जिले में स्थित है, एक पॉइंट ये पता हुआ। और झारखंड धाम को झारखंडी धाम भी कहते हैं। और झारखंड धाम एक शिव का मंदिर है। झारखंड धाम एक शिव जी का मंदिर है और यह हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है। झारखंड धाम यह हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है। और झारखंड को 15 नवंबर 2000 को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और यह बिहार से अलग हुआ था। वर्तमान में झारखंड में 24 जिले और 5 प्रमंडल हैं। तो इतनी थी झारखंड के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां भी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन 1985, 1987, 1975 या 2000? क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1975। 1975 आपका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी। 1975 में संजय गांधी द्वारा दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया। तो किसके द्वारा? 1975 में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया संजय गांधी द्वारा। और यह 195 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, एरिया है दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य का। और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। उद्घाटन 1975 में और स्थापना की बात करें तो 1976 में। कंफ्यूज मत होइएगा। ये थे कुछ बेसिक पॉइंट। अगला पॉइंट है, क्वेश्चन है, जदोपटिया झारखंड राज्य में लोकप्रिय का एक रूप है। क्या है जदोपटिया? क्या है? चित्रकला, संगीत, मूर्ति, नृत्य? क्या है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा चित्रकला। जदोपटिया झारखंड राज्य में लोकप्रिय चित्रकला का एक रूप है जदोपटिया। ठीक है। और यह जो जदोपटिया है वो संथाल और भूमिज जनजाति द्वारा जदोपटिया चित्रकला विकसित हुई थी। दो जनजातियां हैं, संथाल और भूमिज जनजाति द्वारा जदोपटिया चित्रकला विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार 76.24%, 66.41%, 56.42%, 62.41%? क्या होगा? हम जो भी बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार ही बात करेंगे। तो आपका जो राइट आंसर है वो है 66.41%। ये झारखंड राज्य की साक्षरता दर है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की 72.98%। ठीक है। आइए थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। 66.41% हमारे झारखंड की राज्य की साक्षरता दर है। और अगर भारत की बात करें तो 72.98% यानी 72.98% है। जनसंख्या घनत्व तो अगर झारखंड की बात करें तो 441 प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर है। और भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर है। और झारखंड राज्य की अगर जनसंख्या की बात करें तो 3.3 करोड़ जनसंख्या झारखंड राज्य में निवास करती है। और झारखंड राज्य का मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो 79,716 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है झारखंड राज्य का। ये थे झारखंड के कुछ बेसिक पॉइंट। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल? क्या होगा? सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता पड़ता है। अब थोड़ा सा जानते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, 3 पॉइंट। एक प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल में सभ्यताओं का जन्म होता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में जितनी भी सभ्यताएं हो, चाहे सिंधु सभ्यता हो, वैदिक सभ्यता हो,
मेसोपोटामिक सभ्यताओं, सारे आदि ऐतिहासिक काल में सभ्यताओं का जन्म होता है। और ऐतिहासिक काल हमारा 600 BC से 1947 तक कहलाता है, जैसे जैन धर्म से लेकर के 1947 तक क्या हुआ, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जितनी भी सभ्यताएं हैं वो हमारी आदि ऐतिहासिक काल में आती हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, या राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। क्या होगा आपका राइट आंसर, क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। यह सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है, इतने राज्यों में फैली हुई है। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार की बात करें तो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। और सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। और सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 देशों में फैली हुई है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। इन राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है, मिलान करना है आपको। सूची 1 है प्राचीन स्थल, ये प्राचीन स्थल के नाम हैं और ये पुरातात्विक अवशेष हैं। तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। लोथल हमारा कहाँ पे पड़ता है, और कालीबंगन कहाँ है, धौलावीरा कहाँ है, बनवाली कहाँ है, और कहाँ से कौन से साक्ष्य मिले हैं, पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आइए देखते हैं। लोथल की मैं बात करूं, अगर लोथल की बात करूं तो लोथल पड़ता है गुजरात में। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। और यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, तो आपका गोदीवाड़ा में आप टिक करिए, डॉकयार्ड। ठीक है, तो लोथल गोदीवाड़ा हो गया। कालीबंगन आपका राजस्थान में पड़ता है, और यहाँ से जूता हुआ खेत के साक्ष्य मिलते हैं। और धौलावीरा ये भी गुजरात में ही स्थित है। और यहाँ से धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। और बनवाली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति है, और बनवाली हरियाणा राज्य में पड़ती है। तो क्या हुआ, पहला का अगर देखें तो ये ABC मान लीजिएगा, इधर 1 2 3 4। तो फर्स्ट का B में जा रहा है, माने दूसरे में जा रहा है 2, फर्स्ट का 2 में गया, और B का 1 में गया, और C का 4 में गया, और D का 3 में गया। तो 2143 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 2143 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहां से देख लेते हैं। लोथल गुजरात में है, यहाँ से गोदीवाड़ा का पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। और कालीबंगन राजस्थान में है, और यहाँ से जुता हुआ खेत के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा ये भी गुजरात में स्थित है, और यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। और बनवाली हरियाणा में है, जो कि यहाँ से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली हुई है। तो ये थे सारे पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को बताना है, बाकी इसमें सत्य हैं, सारे हैं। एक असत्य है, वही आपको बताना है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। क्या होगा? तो असत्य कथन है, लोग लोहे से परिचित थे, ये असत्य कथन है। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, क्योंकि एक नगरीय सभ्यता थी, और व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सत्य है। तो ये तीनों कथन सत्य हैं। बस लोग लोहे से परिचित थे, ये असत्य कथन है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से नहीं बल्कि कांस्य से परिचित थे। किससे? कांसा से। और कांसा अगर मैं बात करूं तो कॉपर और टिन को मिला करके ये लोग कांसा बनाते थे, कॉपर और टिन मिला करके कांसा बनाते थे सिंधु घाटी के लोग। तो लोग लोहे से परिचित थे। कौन से लोग लोहे से परिचित थे, ये भी पॉइंट उठता है। तो उत्तर वैदिक काल के जो आर्य लोग थे वो लोहे से परिचित थे, उत्तर वैदिक काल के लोग। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से नहीं बल्कि कांसे से परिचित थे, और उत्तर वैदिक काल के आर्य लोग लोहे से परिचित थे। कॉपर और टिन मिलाकर कांसा बनाते थे सिंधु सभ्यता के लोग। ठीक है, कॉपर और टिन मिलाकर कांसा बनाते थे सिंधु सभ्यता के लोग। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे?
कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 389, 409, 429, 505, ये कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान में कुल कितने सदस्य होने चाहिए थे? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 389। देखिए 389 संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें 389 में आपका 292 प्रतिनिधि थे, 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांत के थे, और 4 जो थे 4 वो चीफ कमिश्नरी के सदस्य थे, और 93 देसी रियासत के प्रतिनिधि या सदस्य थे। तो कुल मिला के 389 संविधान सभा में सदस्य थे। ठीक है, तो आपका राइट जो आंसर होगा वो 389। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांत के, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के और 93 देसी रियासतों के सदस्य थे। ठीक है, अगला पॉइंट है, क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या के एम मुंशी, कौन थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का गठन कब किया गया? 6 दिसंबर 1946 को हुआ था संविधान सभा का गठन, 6 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इसी पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को जो हुई थी तब उसी में निर्वाचित हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष बने थे। और संविधान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव संविधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको इतना तो आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को कर लीजिएगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा कि 26 जनवरी, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया। और ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इस तिथि को 26 जनवरी को नहीं, जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था वो 9 अगस्त को प्रारंभ किया गया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो ये ऑलरेडी गलत था, और ये 100 दिन था, ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? महिला सदस्यों की संख्या 10, 12, 13, 15 कितनी थी? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। और संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की बात करें तो कितनी थी? 33 थी। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। और संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला, निम्नलिखित का मेल करें। सूची 1 और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो ये देखिए, सूची 1 है, सूची 2 है। भरतनाट्यम का मेल किससे होगा? कुचिपुड़ी का मेल किससे होगा? कथकली का किससे होगा? उड़ीसी का किससे होगा? तो आइए मिलान करते हैं। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और कथकली कहाँ का है? केरल का है। और उड़ीसा का है। तो ये मिलान हो गया। अब इस मिलान के माध्यम से समझते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला हमारा जाता है चौथे में, और दूसरा हमारा आता है तीसरे में, और सी वाला हमारा जाता है दूसरे में, और डी ऑप्शन हमारा पहले जाता है। तो 43-21 आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये है भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है,
और कथकली केरल का है, उड़ीसा का लोक नृत्य है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे भरतनाट्यम तमिलनाडु है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का है और ओडिसी उड़ीसा का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी? कितनी भाषाएं शामिल थी? 14, 15, 16, 18। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, मूलतः कितनी भाषाएं थी पूछा है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए 14 भाषाएं थी संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। आइए थोड़ा सा और जानते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। संविधान की 8वीं अनुसूची मूलतः 14 भाषाएं शामिल थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी को जोड़ा गया और 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाओं को ऐड किया गया। इसके बाद फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो 4, 3, 7, 1, 8, तो 14 उस टाइम थी और 8 अब हो गई, तो कितना हुआ? 22 भाषाएं। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है वो एक क्या है? एक विभाग है और इस किस मंत्रालय के संलग्न कार्यालय है? संस्कृति या मानव संसाधन विकास या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या पर्यटन, किसके अंतर्गत आता है? तो यह जो है संस्कृति के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI। और वर्तमान में अगर बात करें संस्कृति मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है? जी किशन रेड्डी हैं वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के मंत्री। ठीक है, तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के मंत्री जो हैं किशन रेड्डी हैं। कौन है? जी किशन रेड्डी। अगला क्वेश्चन है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, या बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, या बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, या बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए आपको बताते हैं, ये हमारे सूर्य देवता हो गए। ठीक है, सूर्य भगवान। अब यहां से बुध, ऐसे बताते हैं, ये सूर्य हो गए, यहाँ से बुध सबसे समीप, बुध, फिर शुक्र, बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हीं चारों में से दिया है। तो सबसे समीप कौन हुआ? बुध, क्योंकि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार तो ये सबसे कम, फिर उसके बाद बढ़ती दूरी, ये बढ़ती दूरी जा रही है, तो सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन देखिए मैच खा रहा है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार हैं। और इन्हीं ग्रहों को हम क्या कहते हैं? जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हैं, इन्हीं को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्षुद्र पट्टियाँ हैं। इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये ग्रह हैं। और इन ग्रहों को जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हैं, इनको वायु ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सूर्य के सबसे समीप जो हैं वो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद क्षुद्र पट्टी पड़ती है, तब बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। ठीक है, और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह कहते हैं। जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह, बाकी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को वाह्य ग्रह कहते हैं। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह है बृहस्पति, मंगल, शुक्र या बुध। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ही है। सांझ का तारा शुक्र को कहते हैं और भोर का तारा शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र को कहते हैं। तो ये इतने शुक्र के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, परीक्षा में आते हैं, पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 ये है, सूची 2 ये है। भूमध्य रेखा कितने डिग्री किस दिशा में है और कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। आइए ये देखते हैं। पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा कहाँ पे हो गई? 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा हो गई। ठीक है, उसके बाद कर्क रेखा हमारी कहाँ पे होती है? उत्तर में होती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा होती है। तो यहाँ पे भूमध्य रेखा मिलाते भी जाइए। भूमध्य रेखा हमारी कहाँ गई? 0 डिग्री।
0 डिग्री भूमध्य रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में है, और जो मकर रेखा है हमारी दक्षिण में जाती है 23.5 डिग्री, मकर रेखा दक्षिण में, और आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक जो वृत्त है वो हमारा उत्तर में है 66.5 डिग्री, और अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण में है। यहाँ पे आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर वाला पड़ता है नॉर्थ में, और साउथ में यहाँ पे अंटार्कटिक वृत्त यहाँ पे पड़ता है 66.5 डिग्री दक्षिण। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो पहले आपका क्या था? पहले भूमध्य रेखा था जो 0 डिग्री, तो 0 डिग्री 3 पे आ रहा था, तो पहले 3 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन ही सही आपका होगा। 3 4 5 2 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हम मिलान कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है, और आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में है, और आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण में है। तो यहाँ से आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है, भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? 82.5 डिग्री वेस्ट, 85 डिग्री वेस्ट, 87 डिग्री ईस्ट और 82.5 डिग्री ईस्ट। कहाँ से लिया गया भारत का प्रमाणिक समय? तो आपका जो राइट आंसर होगा 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया गया है। अब देखिए 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया गया है भारत का प्रमाणिक समय, और यह जो 82.5 डिग्री है यह जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? एक यूपी हुआ, एमपी हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, उड़ीसा हुआ, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से गुजरती है 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये देखिए 82.5 डिग्री ईस्ट भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जहाँ से 82.5 डिग्री ईस्ट होकर गुजरती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों का बढ़ावा देना, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, अमीर एवं गरीब का सहअस्तित्व, छोटे और बड़े उद्योगों का सहअस्तित्व। क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो अभिप्राय होता है वो सरकारी और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है, तब जाकर वो मिश्रित अर्थव्यवस्था बनती है। तो सरकारी और निजी क्षेत्र का आपस में मिलन ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, सरकारी और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है कृषि क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का, व्यापार क्षेत्र का या बैंकिंग क्षेत्र का? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान, आय में योगदान पूछा है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा विनिर्माण क्षेत्र का। विनिर्माण क्षेत्र में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। अगला, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान विनिर्माण क्षेत्र का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या गोविंद रानाडे? किसने प्रतिपादित किया था ड्रेन का सिद्धांत? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन का सिद्धांत दिया था, द थ्योरी ऑफ ड्रेन दिया था दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी की एक बुक है, बुक का नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की एक बुक का नाम है। और इन्होंने इस बुक में बताया है कि कैसे भारत का रुपया ब्रिटेन में जा रहा है, कैसे भारत का रुपया ब्रिटेन में जा रहा है। ये दादा भाई नौरोजी ने अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया है। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन का सिद्धांत दिया। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, और इन्होंने बताया है कि कैसे भारत का रुपया ब्रिटेन में जा रहा है, किस प्रकार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जिसे कहते हैं, भारत में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वर्ष में कौन सा कथन सही है? यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुएं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। यह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अन्य वस्तुएं एवं सेवाओं के लिए कुल व्यय के बराबर है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बात करें तो यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुएं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है, यही है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा केवल पहला होगा सही आंसर। यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुएं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड,
3 गुणे 10 पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 गुणे 10 पावर 8 मील प्रति सेकंड। तो आपका जो राइट आंसर होगा 3 गुणे 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मेल से बना है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। विबिग्योर आप लोग जानते होंगे, तो विबिग्योर में 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मेल से बना है? तो 7। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं किस कारण से? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, ध्रुव के कारण या प्रकीर्णन के कारण? किस कारण से तारे टिमटिमाते हैं? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं। किसी तारे के रंग से पता चलता है, किसी तारे के रंग से क्या पता चलता है? भार का, आकार का, ताप का या दूरी का? तो किसी तारे के रंग से पता चलता है कि उसका ताप कैसा है, कितना ताप है। ताप से पता चलता है किसी तारे का रंग। ठीक है। तो किसी तारे का रंग से पता चलता है उसके ताप का। पारंपरिक नृत्य शैलियों भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? भवाई और कालबेलिया ये पारंपरिक नृत्य शैलियां हैं किसी राज्य की। तो किस राज्य में इनकी उत्पत्ति हुई थी? पंजाब में, राजस्थान में, असम में या उड़ीसा में? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राजस्थान। राजस्थान में भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है। और राजस्थान राज्य के अन्य जो लोक नृत्य हैं वो घूमर हो गया, घूमर हुआ, चांग हुआ, घूमर, चांग, कठपुतली, चारी, कच्छी आदि, ये राजस्थान राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। पारंपरिक नृत्य शैलियों भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति राजस्थान राज्य में हुई थी। और राजस्थान राज्य के अन्य लोक नृत्य घूमर, चांग, कठपुतली, चारी, कच्छी आदि हैं। ठीक है। सुमेलित करना है, फिर सुमेलित वाले क्वेश्चन आ गए हैं। तो सूची 1 है नर्तक और सूची 2 में है शास्त्रीय नृत्य। आपको बताना है कि कौन किससे संबंधित है। तो आइए मिलाते हैं, मिलान करने के बाद देखते हैं। तो बिरजू महाराज किससे हैं? बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से हैं। बाला सरस्वती किससे हैं? कुचिपुड़ी से हैं। और संयुक्ता पाणिग्रही ये हैं उड़ीसी से हैं। तो आपका जो आंसर बनने वाला है आइए यहाँ से लिखते हैं। बिरजू महाराज कथक में चले गए यानी 2, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम में गए 3, और बाला सरस्वती चौथे में गए कुचिपुड़ी, और संयुक्ता पाणिग्रही पहले में गए। तो 23-41 आपका करेक्ट आंसर यानी आपका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिलाना है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिएगा। ये देखिए, बिरजू महाराज कथक से हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से हैं, बाला सरस्वती कुचिपुड़ी से संबंधित हैं, और संयुक्ता पाणिग्रही उड़ीसी से संबंधित हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुमिलित फिर करना है सूची 1 को सूची 2 से कि बिरजू महाराज किससे हैं, हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित हैं, अली अकबर खान किससे संबंधित हैं, जाकिर हुसैन किससे संबंधित हैं, आपको सुमिलित करना है। तो इसके पहले अभी हमने आपको बताया कि बिरजू महाराज किससे हैं, बिरजू महाराज कथक से हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद जो चौरसिया हैं वो बांसुरी से संबंधित हैं, और अली अकबर खान ये सरोद से संबंधित है, और जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है। फिर से हम लिखते हैं, तो बिरजू महाराज 3 में गए माने कथक में, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी में पहले पे गए, और अली अकबर खान चौथे पे गए सरोद, और जाकिर हुसैन 2 पे गए तबला में। तो 3142 आपका राइट आंसर होगा। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा 3142। ठीक है। इन सब क्वेश्चन से कई क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, तो आप इन सब क्वेश्चनों से बिल्कुल मत भागिए, अच्छे से याद करिए। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है वो हरियाणा पुलिस जो जीके का प्रैक्टिस सेट उस पर पूरी तरीके से एकदम फोकस करके बनाया गया है। किस तरीके से पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन डाले गए हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें भी शामिल हैं। ठीक है। तो बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से हैं, अली अकबर खान सरोद से हैं, और जाकिर हुसैन तबला से हैं। हिंदी का प्रैक्टिस सेट और जीके का प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है। तो ये थे 30 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप लोग कमेंट करिएगा तो हम टेलीग्राम के लिंक डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके
पढ़ाई कर सकते हैं। तो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके एक लाइक और चैनल के सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम अगली वीडियो भाव चाव से लेके आते हैं और आप लोगों के लिए काफ़ी परिश्रम करने के बाद एक प्रैक्टिस सेट बनता है। तो आप लोग